नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल IAS में। साथियों, यूथ कंपटीशन टाइम्स की ये बुक है जो कि आपके सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी दिया गया है इसमें। ठीक है, पूरी सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को कवर किया गया है। ये सभी राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक होने वाली है। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अध्यायवार हल प्रश्न पत्र जो पिछले वर्षों में प्रश्न पूछे गए हैं उन्हीं का प्रश्न सहित हल है। ठीक है, प्रश्न सहित हल है और यह है चैप्टर वाइज जो प्रश्न पूछे गए हैं वो है। यह है चैप्टर भौतिक राशियाँ, मात्रक, बीमा, मापन तथा विभिन्न मापक यंत्र। ठीक है, यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति। के बाद में है स्थूल पदार्थों के सामान्य गुण, ध्वनि एवं तरंग, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, प्रकाश, विद्युत, इलेक्ट्रॉनिक्स, चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, नाभिकीय भौतिकी, विविध। रसायन विज्ञान में है पदार्थों का वर्गीकरण, अणु और परमाणु मिश्रण को अलग करने की विधियां। ये सभी चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं इस बुक में। ठीक है, हर चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, परमाणु संरचना, ऑक्सीकरण और अपचयन, वैद्युत अपघटन एवं विद्युत रासायनिक श्रेणी। उसके बाद में आपका संयोजकता, रासायनिक बंधन, रासायनिक अभिक्रिया, मोल अवधारणा, ये सब कंप्लीट किया गया है, कवर किया गया है। अम्ल, क्षार एवं लवण तथा पीएच मान, विलयन, रेडियो सक्रियता, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, अधातु एवं आधात्विक यौगिक, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, अक्रिय गैसों को कवर किया गया है। धातुएं एवं धात्विक यौगिक, सोडियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम, पारा, चांदी, सोना, लेड, टीन, लोहा, कॉपर एवं अन्य धातुओं को कवर किया गया है। खनिज, अयस्क एवं धातु कर्म को, ईंधन, विस्फोटक पदार्थ, बहुलक, मिश्र धातु, सीमेंट, उर्वरक, कीटनाशक और पेंट को कवर किया गया है। साबुन, डिटर्जेंट एवं कांच को कवर किया गया है। कार्बनिक रसायनों को कवर किया गया है। उसके बाद में विविध जो प्रश्न बनते हैं उसको कवर किया गया है। फिर आगे आपका जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का सामान्य परिचय एवं इसकी प्रमुख शाखाएं, कोशिका और ऊतक क्या है इसको कवर किया गया है। जंतु, ऊतक, पादप, कोशिका, पादप, ऊतक, ये सभी चैप्टर इस बुक में कंप्लीट किया गया है। जैव अणु, प्रोटीन, एंजाइम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, गुणसूत्र, अनुवांशिकी, जैव विकास, वर्गीकी, मुनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, विषाणु, द्विनाम पद्धति, सारे चैप्टर बायोलॉजी के कवर किए गए हैं। जंतु जगत के बारे में पूछा गया है। वर्गीकरण के आधार, ठीक है, प्लेटी हेलिमिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, कार्डेटा, मानव शरीर क्रिया विज्ञान, रक्त एवं परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, प्रजनन तंत्र, कंकाल तंत्र, सभी तंत्र को कंप्लीट किया गया। विटामिन और पोषण कंप्लीट किया गया है। मानव रोग और उपचार तथा उनसे संबंधित उपकरण के बारे में पूरा कंप्लीट किया गया है। ठीक है, पादप जगत, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृति बीजी, आवृत्ति बीजी, पादप आकार की, जड़, तना, पत्ती, लीफ, फल, बीज, ये सभी चैप्टर इस बुक में कंप्लीट किया गया है। पादप कार्य की, पौधों में परिवहन कैसे होता है, खनिज, पोषण, प्रकाश संश्लेषण, पादप हार्मोन, पादप गतियाँ, पादप रोग, पौधों में जनन, आर्थिक महत्व के वनस्पति एवं जीव, प्रमुख जैव वैज्ञानिक आविष्कार एवं उनके आविष्कार, विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछे गए हैं। ये भी इस बुक में कंप्लीट किया गया। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रौद्योगिकी,
आनुवांशिक इंजीनियरिंग एवं जैव प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर का एक परिचय, कंप्यूटर का विकास, इनपुट तथा आउटपुट, मेमोरी, डिजाइन टूल्स एवं प्रोग्रामिंग भाषाएं, डेटा प्रतिनिधित्व एवं संख्या प्रणाली, सॉफ्टवेयर, डेटा संचार, इंटरनेट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडो, कुछ संक्षेप शब्द भी पूछे गए और विविध, जो इस चैप्टर से पूरे प्रश्न हैं उनको पूछे गए विविध में, मिसलेनियस। प्रश्न पत्रों का विश्लेषण दिया गया है। जो प्रश्न आपके आईएएस प्री में पूछे गए हैं, सीडीएस में पूछे गए, एनडीए, सीएपीएफ, ईपीएफओ, सभी जगह से प्रश्न उठा के इस बुक में समाहित किया गया है। उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग ने जो प्रश्न पूछे हैं 1991-97 से लेके 1998 से 2023 तक प्री और मेंस में आरओ के जितने प्रश्न हैं सारे इसमें कंप्लीट किए गए हैं, जो प्रीवियस ईयर में प्री और मेंस में पूछे गए हैं। जितनी भी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार की परीक्षाएं हुई हैं और संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुई हैं, सभी प्रश्न हैं इसमें लिया गया है। ठीक है, हरियाणा लोक सेवा आयोग, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड लोक सेवा आयोग, मतलब कहीं से भी कोई प्रश्न छोड़ा नहीं गया है। एक बार देख लीजिए, भौतिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे गए हैं, तो ये है प्रकाश से 248 क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद में 216 क्वेश्चन पूछे गए यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति। फिर 156 क्वेश्चन पूछे गए हैं विद्युत इलेक्ट्रॉनिक्स से। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं आपके प्रकाश से। ऐसे सारा कुछ दिया है, ये ग्राफ दिया है। ठीक है, और इधर रसायन विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न कहाँ से पूछे गए, 206 प्रश्न पूछे गए विविध से। ठीक है, फिर 151 प्रश्न पूछे गए धातु अधात्विक यौगिक से। ये बार दिया गया है, ग्राफ दिया गया है। इसमें जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं उसका ग्राफ ज़्यादा है, जहाँ से कम प्रश्न पूछे गए हैं उसका ग्राफ कम है जिस चैप्टर से। अब जीव विज्ञान में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं मानव शरीर एवं क्रिया विज्ञान से। 357 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 357 क्वेश्चन पूछे सभी एग्ज़ामों में मिला के। आपका संघ लोक सेवा आयोग, आरओ, उत्तर प्रदेश की जितनी लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुई, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुई या किसी भी राज्य की लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हुई, उसमें सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया मानव शरीर क्रिया विज्ञान से। विज्ञान प्रौद्योगिकी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा गया कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से, 297 यानी 300 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं आपके कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से सभी परीक्षाओं में लेके। ISPCS 2022 और 23 में पूछे गए प्रश्नों पर विशेष हाईलाइट ऑफ ISPCS 2022 और 23। भौतिक विज्ञान सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। भौतिक राशियाँ, मात्रक, बीमा, मापन तथा विभिन्न मापक यंत्र। मात्रक, बीमा एवं भौतिक राशियाँ से स्टार्ट किया। क्वेश्चन नंबर 1 है धारा घनत्व होता है, क्या होता है? ऑप्शन ए है एक अदिश राशि है, एक सदिश राशि है, बीमाहीन है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि है। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ की लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। चालक माध्यम के भीतर किसी पृष्ठ के लंबवत दिशा में इकाई क्षेत्रफल के द्वारा प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा धारा घनत्व कहलाती है। यह एक सदिश राशि है जबकि धारा स्वयं एक अदिश राशि होती है। धारा घनत्व को जैसे प्रदर्शित करते हैं, इसका एसआई मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। एम्पियर अपान मीटर स्क्वायर होता है। जैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे डिनोट करते हैं इसको, और इसका एसआई मात्रक एम्पियर बटा मीटर स्क्वायर होता है। क्वेश्चन 2 है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। कुछ राशियां दी गई हैं और उसका मात्रक दिया गया है। भार का मात्रक पूछा गया है, कह रहा है घन मीटर, इसको मिलान करना है हमें। ठीक है, आयतन का मात्रक क्या होगा ये बताना है।
तापमान का मात्रक क्या होगा, ठीक है। दाब का मात्रक क्या होगा, तो दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल, तापमान का केल्विन, ठीक है। आयतन का मात्रक हो जाएगा आपका घन मीटर, और भार का मात्रक होगा आपका न्यूटन, ठीक है। भार का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भार का न्यूटन, आयतन का घन मीटर, तापमान का केल्विन और दाब का पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 2 1 4 3। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। बल का परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। कथन 2 है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। ऊपर लिखित कथनों के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। कथन 1 और 2 दोनों गलत हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 और कथन 2 गलत है। कथन 1 गलत है और कथन 2 सही है। हिमाचल पीसीएस प्री 2023 में पूछा गया प्रश्न है। बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है, अतः इसमें परिणाम एवं दिशा दोनों होती है। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। सर्पी घर्षण का मान स्थैतिक घर्षण से कम होता है। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण और लोटनिक घर्षण। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। लोटनिक घर्षण का मान सबसे कम तथा स्थैतिक घर्षण का मान सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा दाब मात्रक यूनिट नहीं है। कह रहा है कि कौन सा, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, दाब का मात्रक नहीं है। पास्कल भी है दाब का मात्रक, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये भी दाब का मात्रक है, जूल प्रति मीटर स्क्वायर ये नहीं है, और बार भी दाब का मात्रक है, ठीक है। आपका जूल प्रति मीटर स्क्वायर जो है ये दाब का मात्रक नहीं है। पास्कल भी है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी है, तथा बार दाब का मात्रक है, जबकि जूल प्रति मीटर ये पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक होता है। पृष्ठ ऊर्जा का मात्रक होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। दाब या दबाव, इसका मात्रक पास्कल सही है। लेंस की क्षमता, डायोप्टर सही है। हीट यानी ऊष्मा का मात्रक जूल ये भी सही है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक क्या होगा, ये क्यूरी नहीं होगा, यहाँ गलत है, ठीक है। क्यूरी क्या है, गलत है। इसका सही मात्रक हो जाएगा बेकुरल, ठीक है। क्या होगा, बेकुरल। दाब का मात्रक हो जाएगा पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल। लेंस की क्षमता का डायोप्टर। ऊष्मा का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक बेकुरल हो जाएगा। पीसीएस 2022 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि जो प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। इस बुक में जो प्रश्न हैं सभी प्रश्न पूछे गए हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में, चाहे संघ लोक सेवा आयोग हो या पीसीएस हो या कोई भी स्टेट सर्विस की परीक्षा हो। अब मापन से प्रश्न पूछे गए हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 छोटे घनों में विभाजित किया गया। इस संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है। कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल घटेगा। कुल आयतन घटेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। कुल आयतन घटेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। या फिर आपका
कुल आयतन बढ़ेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल वही बना रहेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुल आयतन वही बना रहेगा और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले बर्फ के घन को समान भुजा वाले 8 घनों में विभाजित करने पर कुल आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जबकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, ये बढ़ जाएगी। ठीक है, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वायु की गति का मापन किया जाता है। वायु की गति का मापन किससे किया जाता है? बैरोमीटर से या हाइग्रोमीटर से या अधिकतम न्यूनतम थर्मामीटर से या एनीमोमीटर द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एनीमोमीटर द्वारा। एनीमोमीटर से वायु की गति वेग की माप की जाती है, यानी वायु की गति यानी वेग की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। बैरोमीटर से वायु दाब की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता की माप की जाती है। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नमी यानी नमी की माप की जाती है। थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है। ठीक है, थर्मामीटर से ताप की माप की जाती है। विभिन्न मापक यंत्र से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बेंजीन और जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है गोल पेंदे का फ्लास्क, शंक्वाकार फ्लास्क, पृथककारी कीप या डीन तथा स्टार्क उपकरण। डीन तथा स्टार्क उपकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल के मिश्रण को पृथक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक पृथककारी कीप, सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल का उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्करणीय फनल में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं, जिसमें सघन विलायक जल निचली परत में होता है, जबकि विरल विलायक बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। इसे पृथककारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। एक पृथककारी कीप सेपरेटिंग फनल का उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्करणीय फनल में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं, जिसमें सघन विलायक जल निचली परत में होता है, जबकि विरल विलायक बेंजीन ऊपरी परत के रूप में निचली परत के ऊपर तैरता है। इसे पृथक्कारी कीप द्वारा अलग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहते हैं? किसी परिपथ में विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र या डिवाइस को क्या कहते हैं? ठीक है, इसका सही आंसर अमीटर होगा, वोल्ट मापी होगा या मोटर होगा या जनरेटर होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एमीटर होगा। विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त किसका यूज किया जाता है? तो एमीटर का यूज किया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर या एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। दो बिंदुओं के आवेश भिन्नता को मापने वाला यंत्र वोल्ट मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। अमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है। पोटेंशियोमीटर से विद्युत भागमंडल मापा जाता है। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जो सुमेलित नहीं है, गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। ठीक है, बाकी सभी सही है। वोल्टमीटर से विभवांतर सही है। एमीटर से विद्युत धारा मापी जाती है भी सही है।
पोटेंशियोमीटर से विद्युत भार मापा जाता है, ये भी सही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध से नहीं मापा जाता है। इसका सही आंसर ठीक है डी हो जाएगा, गलत बताना था हमें। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है, अमीटर से विद्युत धारा, पोटेंशियोमीटर से विद्युत वाहक बल, गैल्वेनोमीटर से परिपथ में धारा की उपस्थिति मापी जाती है, परिपथ में धारा की उपस्थिति मापी जाती है। ओम मीटर से विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है। अदिश एवं सदिश राशियों से प्रश्न पूछे गए हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चाल और वेग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है चाल और वेग दोनों सदिश राशि हैं, चाल और वेग दोनों सदिश राशि हैं, चाल और वेग दोनों अदिश राशि हैं, चाल सदिश राशि है और वेग अदिश राशि है। ऑप्शन डी है चाल अदिश राशि है और वेग सदिश राशि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। कोई वस्तु इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है उसे चाल कहते हैं। चाल एक अदिश राशि है। चाल क्या है? एक अदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि में जिसमें दिशा परिणाम के साथ साथ दिशा न हो उसे क्या कहते हैं? अदिश कहते हैं। और जिसमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो जिसमें दिशा ना हो या परिणाम ना हो उसे अदिश कहेंगे। यही अदिश पूछा गया है, ठीक है। यहाँ गति में ये क्या है? अदिश राशि। बाकी वेग, बल, आघूर्ण या टॉर्क ये और विस्थापन ये सब क्या है? सदिश राशि। जो गति है ये अदिश राशियां हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, जिसमें ये सदिश राशि नहीं है। गति जो है सदिश राशि नहीं है। यही पूछा गया था कि सदिश राशि नहीं है। सदिश राशियां वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि। वह भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी आवश्यक होती है, सदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे वेग, विस्थापन, त्वरण, बल, आघूर्ण, वेग प्रवणता, ताप प्रवणता, रेखीय संवेग आदि। अदिश राशियां वह राशियां कहलाती हैं, वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है। वह भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, कोई दिशा नहीं होती है, वह अदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे चाल, द्रव्यमान, घनत्व, तापमान इत्यादि। अध्याय 2 से प्रश्न पूछे गए। यांत्रिकी, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति, मैकेनिज्म, ग्रेविटेशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। यांत्रिकी से प्रश्न पूछे गए। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? गैलीलियो ने, न्यूटन ने, केपलर ने या टाल्मी ने, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर्वप्रथम किसने गति को परिभाषित किया था? गैलीलियो ने। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। गति को सर्वप्रथम गैलीलियो ने परिभाषित किया था। न्यूटन के गति संबंधी प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन ने गति के 3 नियमों को प्रतिपादित किया था। क्वेश्चन नंबर 14, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? विपरीत परासरण, प्रसार, अपकेंद्रण, अपवहन, या उपयुक्त में से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से
अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? अपकेंद्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही है। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण वृत्तीय गति करती हुई किसी गतिशील वस्तु में वृत्त के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं: क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप आदि। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत अपकेंद्रण विधि पर आधारित होता है। अपकेंद्रीय बल किसे कहते हैं? अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण वृत्तीय गति करती हुई किसी गतिशील वस्तु में वृत्त के केंद्र से दूर जाने की प्रवृत्ति होती है। यह एक आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसके कुछ उदाहरण निम्न हैं: क्रीम निकालने की मशीन, ड्राई क्लीनर, अपकेंद्रीय शोषक व अपकेंद्रीय पंप आदि। क्वेश्चन नंबर 15 है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब क्या होगा? ऑप्शन ए है पानी फर्श पर फैल जाएगा, बीकर में पानी का स्तर नीचे आ जाएगा। ऑप्शन सी है पानी का स्तर पहले गिरेगा और फिर यह बीकर से बाहर निकलेगा। ऑप्शन डी है जल स्तर नहीं बदलेगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल स्तर नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा? बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी पिघल जाएगी तो पानी का आयतन नहीं बढ़ता है, बल्कि पहले के समान ही रहता है, क्योंकि जब बर्फ को पानी से भरे बीकर में तैरने के लिए डाला जाता है तभी बर्फ का टुकड़ा बर्फ में उपस्थित जल के आयतन के बराबर जल विस्थापित कर देता है। ठीक है, यानी पानी हटा देता है अपने आयतन के बराबर। बर्फ का टुकड़ा अपने आयतन के बराबर पानी हटा देता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन से प्रश्नों को पूछा गया है। गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्व के अधीन गति से प्रश्न पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण नियम न्यूटन के गति के तीसरे नियम का परिणाम है? ऑप्शन ए है ऊर्जा का संरक्षण, ऑप्शन बी है संवेग का संरक्षण, ऑप्शन सी है आवेश का संरक्षण, ऑप्शन डी है द्रव्यमान का संरक्षण। ये आपके CAPF AC 2023 में प्रश्न पूछा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, संवेग का संरक्षण। न्यूटन के गति संबंधी तृतीय नियम का परिणाम संवेग संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार एक या एक से अधिक वस्तुओं के निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसी निर्बाध यानी कोई बाधा न हो, निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह एक समान वेग से गति करता है, यह एक समान चाल से गति करता है, यह असमान त्वरण से गति करता है। ऑप्शन डी है यह एक समान त्वरण से गति करता है। एक समान त्वरण से गति करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के लिए त्वरण समान होता है। यदि किसी पिंड का वेग समय के समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो यह एक समान त्वरण कहा जाता है। यह त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर है। किसी निर्बाध रूप से गिरने वाली वस्तु के त्वरण समान होता है। यदि किसी पिंड का वेग समय के समान अंतराल में समान मात्रा में बदलता है तो यह एक समान त्वरण कहा जाता है। यह त्वरण के सापेक्ष वेग में परिवर्तन की दर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से होगा।
अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा? ऑप्शन ए है अलग अलग त्वरण होगा। ऑप्शन बी है उनके जड़त्व में परिवर्तन होगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। समान परिमाण के बल का अनुभव होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने पर किसी भी क्षण एक ही वेग होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण उनमें समान त्वरण होगा। नोट पॉइंट दिया गया है, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है, किसी पिंड या वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उससे वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं, जबकि उस वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी तरफ खींचती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। द्रव्यमान सदैव नियत फिक्स रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। द्रव्यमान सदैव नियत रहता है, जबकि भार गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर होने के कारण परिवर्तनीय होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी लेकिन संवेग नहीं। गतिज ऊर्जा संरक्षित रहेगी लेकिन संवेग नहीं। संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। संवेग संरक्षित रहेगा लेकिन गतिज ऊर्जा नहीं। ऑप्शन सी है गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। गतिज ऊर्जा और संवेग दोनों संरक्षित रहेंगे। ऑप्शन डी है ना तो गतिज ऊर्जा और ना ही संवेग संरक्षित रहेगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है। दो वस्तुओं के बीच अप्रत्यास्थ संघट्ट की स्थिति में संवेग का संरक्षण होता है, लेकिन गतिज ऊर्जा का संरक्षण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र निरूपित करता है। उसका औसत वेग, उसका निवल विस्थापन, उसके द्वारा तय की गई दूरी, उसकी औसत चाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? उसका निवल विस्थापन। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र उसका निवल विस्थापन निरूपित करता है। एक समान त्वरण के साथ सीधी रेखा में गति करने वाले किसी कण के लिए वेग समय ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्र उसका निवल विस्थापन निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण निर्भर करता है। ऑप्शन ए है केवल इसके द्रव्यमान पर। ऑप्शन बी है केवल इसकी त्रिज्या पर। ऑप्शन सी है इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। या ऑप्शन डी है या तो इसके द्रव्यमान पर अथवा इसकी त्रिज्या पर। या तो इसके द्रव्यमान पर अथवा इसकी त्रिज्या पर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसके द्रव्यमान और त्रिज्या दोनों पर। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण इसके द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी के सतह पर g का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। भूपृष्ठ पर गुरुत्व के कारण त्वरण इसके द्रव्यमान व त्रिज्या दोनों पर निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह पर g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा पृथ्वी के केंद्र पर इसका मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है, इसके गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा एक समान बना रहता है? इसका त्वरण बना रहता है या इसका संवेग बना रहता है, इसकी गतिज ऊर्जा बनी रहती है या इसकी स्थितिज ऊर्जा बनी रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसका त्वरण, जब कोई वस्तु ऊंचाई से फर्श पर गिरती है तो गिरने के दौरान संवेग, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा, संवेग, गतिज ऊर्जा व स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक समान त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। एक समान त्वरण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार्य के लिए वेग, एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार्य के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार्य के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? परवलय होगी, लघुगणकीय होगी, ऋजु रेखा होगी या चरघातांकी होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋजु रेखा। एक समान त्वरण से गतिमान किसी कार्य के लिए वेग समय ग्राफ की प्रकृति क्या होगी? ऋजु रेखा यानी सीधी रेखा होगी। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, जबकि गैर समय त्वरित गति के लिए यह एक घुमावदार रेखा देता है। कार्य की गति के लिए यह वेग समय ग्राफ अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी रेखा का ग्राफ है। इससे पता चलता है कि कार एक समान त्वरण से चल रही है। एक समान त्वरित गति के लिए वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा है, जबकि गैर समय त्वरित गति के लिए यह घुमावदार रेखा देता है। कार्य की गति के लिए यह वेग समय ग्राफ अक्ष के साथ झुकी हुई सीधी रेखा का ग्राफ है। इससे पता चलता है कि कार एक समान त्वरण से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित हो जाए, यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक से बदलेगी? यदि किसी गतिमान वस्तु का रैखिक संवेग 2 गुना परिवर्तित हो जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुणक से बदलेगी? ऑप्शन ए है 2 से, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8। इसका सही आंसर हो जाएगा 4 से। संवेग सीधे वेग के समानुपाती होता है। यदि किसी वस्तु का संवेग 2 गुना कर दिया जाए लेकिन द्रव्यमान नहीं बढ़ाया जाए तो उसका वेग 2 गुना हो जाता है। यदि वेग 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुना बढ़ जाती है। नंबर 25 है, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर झुकेंगे, आगे की ओर गिरेंगे, बाईं ओर गिरेंगे या उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाईं ओर झुकेंगे। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, क्योंकि बस के अचानक मुड़ने पर बस की गति की दिशा बदल जाएगी, लेकिन जड़त्व के नियम के कारण यात्री गति की प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ेंगे जब तक कोई बाहरी बल उन पर नहीं डाला जाता है। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे, क्योंकि बस के अचानक मुड़ने पर बस की गति की दिशा बदल जाएगी, लेकिन जड़त्व के नियम के कारण यात्री गति की प्रारंभिक दिशा में आगे बढ़ेंगे जब तक कोई बाहरी बल उन पर नहीं डाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? ऑप्शन ए है गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन बी है स्थितिज ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा, ऑप्शन सी है रासायनिक ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है। जब किसी वस्तु की सतह पर किसी वस्तु को गति कराने का प्रयास किया जाता है या गति कराया जाता है तो सतह से
समांतर व गति की दिशा के विपरीत एक गति अवरोधक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल 3 प्रकार का होता है: स्थैतिक घर्षण, सर्पी घर्षण, लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण। क्वेश्चन नंबर 27 है, केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? केंद्राभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? अंतरिक्ष में वस्तु की स्वतंत्र गति। ऑप्शन बी है वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। ऑप्शन सी है वस्तु को सीधी रेखा के साथ उड़ाना। ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केंद्रामुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। केंद्राभिमुखी बल वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार होते हैं। किसी वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करते हुए पिंड पर एक बल कार्य करता है, जिसकी दिशा सदैव केंद्र की ओर रहती है। इस प्रकार वृत्ताकार पथ में केंद्र की ओर लगने वाले बल को केंद्राभिमुखी बल या सेंट्रीपेटल फोर्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इस बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है रोलिंग घर्षण, ऑप्शन बी है कर्षण या ड्रैग, ऑप्शन सी है सर्पी घर्षण, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। बीपीएससी 2022 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच व गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण कहा जाता है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है जब कोई गोलाकार वस्तु किसी सतह पर लुढ़कती है तो दोनों सतहों के बीच गति की विपरीत दिशा में लगने वाले घर्षण बल को लोटनिक घर्षण या रोलिंग घर्षण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को सक्षम बनाता है। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को सक्षम बनाता है किस चीज़ के लिए? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में, ऑप्शन बी है फुटबॉल पर अधिक बल लगाने में, ऑप्शन सी है फुटबॉल द्वारा हाथों पर लगाए गए बल को बढ़ाने में, या ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, या ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है या गोलकीपर को संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में सक्षम बनाता है कम करने में सक्षम बनाता है। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। किसी गतिमान वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को उस वस्तु का संवेग कहते हैं। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। क्वेश्चन नंबर 30 है, एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान रैखिक गति और एक समान वृत्तीय गति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है लेकिन गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। सेकंड पॉइंट है,
एक समान रैखिक गति में वेग में तत्कालिक परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। एक समान रैखिक गति में वेग में तत्कालिक परिवर्तन होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान रहता है। अब तीसरा पॉइंट है, एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, केवल एक सही है। ठीक है। एक समान रैखिक गति में एक पिंड स्थिर चाल के साथ एक दिशा में चलता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में पिंड की चाल स्थिर रहती है, किंतु गति की दिशा लगातार बदलती रहती है। एक समान रैखिक गति के वेग में तात्कालिक परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति में वेग समान नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति नहीं है। एक समान इसमें परिवर्तन होता रहता है। एक समान रैखिक गति एक त्वरित गति नहीं है, लेकिन एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति है। क्वेश्चन नंबर 31 है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? पहला कथन है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं हैं। दूसरा पॉइंट है, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है, यदि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो प्रारंभिक वेग u शून्य होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग भी शून्य हो जाता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 3 सही है, केवल 2 सही है, या फिर 3 सही, या फिर 3 सही है, या 2 और 3 सही है, या अनुत्तरित प्रश्न यानी प्रश्न का उत्तर देने योग्य नहीं है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? ऑप्शन नंबर बी में है केवल 2 सही है। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो सही है। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में सही कथन इस प्रकार है, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं हैं। स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं के बारे में सही कथन इस प्रकार हैं, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के तहत ऊंचाई से पृथ्वी की ओर गिरने वाली वस्तुएं हैं। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड नीचे गिरता है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरने वाले पिंड का त्वरण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पिंड के नीचे गिरता है। यदि किसी वस्तु को स्वतंत्र रूप से ऊंचाई से गिराया जाता है तो इसका प्रारंभिक वेग u शून्य होता है, और यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसका अंतिम वेग v शून्य हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा, या 2 गुना हो जाएगा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? घट जाएगा। पृथ्वी की घूर्णन की गति घटने पर g का मान बढ़ता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर g का मान बढ़ता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान घटता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर g का मान घटता है। इसी सिद्धांत के आधार पर यदि पृथ्वी के घूमने की गति को बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। तो भूमध्य रेखा पर किसी पिंड का भार घट जाएगा। g का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है। g का न्यूनतम मान भूमध्य रेखा पर होता है तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। g का न्यूनतम मान कहाँ होता है?
भूमध्य रेखा पर होता है तथा अधिकतम मान ध्रुवों पर होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो ऑप्शन ए है, सब पंख सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगा, रबर की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, लकड़ी की गेंद सबसे पहले जमीन पर पहुंच जाएगी, या तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई पर स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण शून्य रहता है, क्योंकि निर्वात में वायु का घर्षण शून्य रहता है तथा सभी तीनों वस्तुएं, चाहे उनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न ही हों, समान वेग से एक साथ पृथ्वी पर गिरती हैं। उसके बाद में ध्वनि और तरंग से प्रश्न पूछे गए अध्याय 4 साउंड एंड वेव मोशन से। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है साउंड एंड वेव मोशन से, किसी दिए गए माध्यम में 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग का तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर है, उस माध्यम में इसे 2.1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? किसी दिए गए माध्यम में 2 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की किसी ध्वनि तरंग का तरंगदैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है, उस माध्यम में इसे 2.1 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 30 सेकंड लगेगा, या 3 सेकंड लगेगा, या 2.1 सेकंड लगेगा, या 4.1 सेकंड लगेगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, 3 सेकंड लगेगा। F बराबर 1/t, F बराबर 1/t। उसके बाद में 1/t बराबर b बटा लैम्बडा। F हो गया आवृत्ति, t हो गया समय, b हो गया तरंग। ठीक है, b हो गया तरंग। वेग, b हो गया तरंग वेग, लैम्बडा हो गया तरंग दैर्घ्य। दिया है F बराबर 2 किलो हर्ट्ज, लैम्बडा दिया है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लिया। b बराबर लैम्बडा b, लैम्बडा v 0.35 को 2000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 किलो हर्ट्ज था ना, ठीक है, बराबर 700 मीटर प्रति सेकंड आ गया। t बराबर d बटा b, 2.1 गुणे 1000 बटा 721 बटा 7, यानी 3 सेकंड आ गया। ठीक है, ध्वनि और प्रकाश तरंगे, ध्वनि और प्रकाश तरंगे। क्वेश्चन नंबर 35, ध्वनि और प्रकाश तरंगे वायु में क्रमशः अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती हैं। वायु में क्रमशः अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य होती हैं। वायु में दोनों अनुदैर्ध्य होती हैं, वायु में दोनों अनुप्रस्थ होती हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है, वायु में क्रमशः अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ होती हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगे तथा प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। अनुदैर्घ्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोस माध्यम एवं द्रव के ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, कोई व्यक्ति किसी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है। कोई व्यक्ति किसी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट के 5 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यह ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है, तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी है? कोई व्यक्ति किसी खड़ी चट्टान के सामने पटाखे जलाता है और विस्फोट के 5 सेकंड बाद उसकी प्रतिध्वनि सुनाई देती है।
यदि ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है तो खड़ी चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी है? ऑप्शन ए है 1700 मीटर, ऑप्शन बी है 170 मीटर, ऑप्शन सी है 85 मीटर और ऑप्शन डी है 850 मीटर। ध्वनि की चाल बराबर कितना दिया है? 340 मीटर प्रति सेकंड। चट्टान से व्यक्ति की दूरी कितनी है? चट्टान से व्यक्ति की दूरी यह है फार्मूला b/t/2। 340 गुणे 5/2, 170 गुणे 5 बराबर 17×5 = 850 मीटर हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है, माइक्रोफोन और मोबाइल फोन के स्पीकर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए है, माइक्रोफोन ध्वनि को यांत्रिक संकेत सिग्नल में परिवर्तित करता है। आप दूसरा पॉइंट है, माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित करता है। स्पीकर यांत्रिक संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। आप चौथा पॉइंट है, स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही है ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2 और 4। माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन के माध्यम से ध्वनि को वैद्युत संकेत में परिवर्तित किया जाता है। यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। स्पीकर वैद्युत संकेत को ध्वनि में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 38 से दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? दिए गए माध्यम में ध्वनि की चाल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है, सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है। सभी आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल समान बनी रहती है। ऑप्शन बी है, उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है। उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑप्शन सी है, उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। उच्चतर आवृत्तियों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। ऑप्शन डी है, उच्चतर तरंगदैर्ध्यों पर ध्वनि की चाल अपेक्षाकृत कम होती है। एनडीए और एनए 2023 में प्रश्न पूछा गया है। भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। ऑप्शन ए सही है, भिन्न भिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न होती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल व तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो ध्वनि की चाल व तरंगदैर्ध्य बदल जाती है। ध्वनि की चाल सभी आवृत्तियों में एक समान बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है? किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य निम्नलिखित में से किस विशिष्टता पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए है चाल पर, ऑप्शन बी है प्रबलता पर, ऑप्शन सी है आयाम पर, ऑप्शन डी है आवृत्ति पर। ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आवृत्ति पर। तारतम्य के कारण ही ध्वनि को तीक्ष्ण या मोटा कहा जाता है। तारतम्य के कारण ही ध्वनि को तीक्ष्ण या मोटा कहा जाता है। किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। किसी ध्वनि तरंग का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य बढ़ता जाता है। यदि ध्वनि तीक्ष्ण अथवा पतली होती है वैसे वैसे जैसे जैसे ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती जाती है वैसे वैसे ध्वनि का तारतम्य बढ़ता जाता है तथा ध्वनि तीक्ष्ण या पतली होती जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 है, ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्वनि तरंगों की चाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए है, ध्वनि तरंग की चाल जल की तुलना में इस्पात से अधिक है। ध्वनि तरंग की चाल जल की तुलना में इस्पात से अधिक है। ऑप्शन बी है, वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ घटती है।
ऑप्शन सी है वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ती है। ऑप्शन डी है ध्वनि तरंग की चाल वायु की तुलना में जल में अधिक है। ध्वनि तरंग की चाल वायु की तुलना में जल में अधिक है। ऑप्शन नंबर बी सही है। जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ध्वनि प्रवेश करती है तो ध्वनि की चाल व तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। वायु में ध्वनि तरंग की चाल तापमान वृद्धि के साथ घटती नहीं बल्कि बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। मानव कान के उस हिस्से को क्या कहते हैं जो श्रव्य ध्वनि तरंगों से संबद्ध दाब में होने के कारण होने वाले परिवर्तनों को वैद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए है श्रवण तंत्रिका। ऑप्शन बी है कर्णावर्त यानी काकलिया। ऑप्शन ई है कर्णपट्ट ईयर ड्रम। ऑप्शन डी है यूस्टेकी नलिका। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? काकलिया। काकलिया आंतरिक कान में पाई जाने वाली एक तरल पदार्थ से भरी सर्पिल आकार की गुहा है जो सुनने की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और श्रवण पारगमन की प्रक्रिया में भाग लेती है। ध्वनि तरंगों को विद्युत आवेगों इम्पल्सेस में परिवर्तित किया जाता है जिससे मस्तिष्क व्यक्तिगत इंडिविजुअल ध्वनि आवृत्तियों के रूप में व्याख्या कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है सोनार एक यंत्र डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। सोनार एक यंत्र डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी जहाज द्वारा अंतर्जलीय वस्तुओं की दूरी मापने के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए यह निम्नलिखित में से किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए है अश्रव्य तरंगे। ऑप्शन बी है मानव की श्रव्य सीमा की ध्वनि तरंगे। ऑप्शन सी है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पराश्रव्य तरंगे। सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग ध्वनिक साधनों द्वारा पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाने और निर्धारित करने की तकनीक है। सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग ध्वनिक साधनों द्वारा पानी के नीचे की वस्तुओं की दूरी और दिशा का पता लगाने और निर्धारित करने की तकनीक है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंगों का सोनार उपकरण द्वारा पता लगाया जाता है। वस्तु द्वारा उत्सर्जित या परावर्तित ध्वनि तरंगों का सोनार उपकरण द्वारा पता लगाया जाता है और उनमें मौजूद जानकारी का विश्लेषण किया जाता है। सोनार के माध्यम से पराश्रव्य तरंगें भेजी जाती हैं। ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके यूनिटों में मापा जाता है? ध्वनि तरंगों के आयाम को किसके यूनिटों में मापा जाता है? ऑप्शन ए है दाब। ऑप्शन बी है दूरी। ऑप्शन सी है समय। ऑप्शन डी है चाल। इसका सही आंसर हो जाएगा दूरी। ध्वनि तरंग का आयाम तरंग की ऊंचाई की माप है। ध्वनि तरंग के आयाम को ध्वनि उत्पन्न होने पर उसकी औसत स्थिति से माध्यम के कंपनी कणों की तीव्रता या अधिकतम विस्थापन की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह शिखर या गर्त और तरंग की औसत स्थिति के बीच की दूरी है। क्वेश्चन नंबर 44 है निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य एक्सरे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है? निम्नलिखित में से कौन सा तरंगदैर्घ्य एक्सरे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य होता है? 1000 mm 500 nm 5000 nm। ऑप्शन सी है 100 nm। ऑप्शन डी है 1 nm। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
एक्सरे एक प्रकार का विकिरण होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। एक्सरे का तरंगदैर्घ्य 0.01 से 10 नैनोमीटर तक होती है। 1 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य एक्सरे के तरंगदैर्घ्य के तुल्य है। एक्सरे का तरंगदैर्घ्य परावैंगनिक किरणों से होता है और गामा किरणों से लंबा होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब ध्वनि के तारत्व यानी पिच में वृद्धि होती है तब निम्नलिखित में से किसकी वृद्धि होती है? ऑप्शन ए है इंटेंसिटी यानी तीव्रता की, ऑप्शन बी है प्रबलता की, ऑप्शन सी है वेवलेंथ की यानी तरंगदैर्घ्य की, ऑप्शन डी है फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति की। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, ध्वनि की पिच सीधे ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसलिए जब पिच अधिक हो जाती है तो आवृत्ति भी अधिक हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ध्वनि की पिच सीधे ध्वनि की आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसलिए जब पिच अधिक हो जाती है तो आवृत्ति भी अधिक हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्न में से क्या सही नहीं है? पहला पॉइंट है 20 हर्ट्ज से मनुष्य में सब श्रव्यता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से 10 हर्ट्ज है। दूसरा पॉइंट है 10 किलो हर्ट्ज से आवृत्ति से अधिक 10 किलो हर्ट्ज की आवृत्ति से अधिक की ध्वनियों को प्रासरब तरंग ध्वनि कहते हैं। तीसरा पॉइंट है भूकंप में मुख्य प्राघाती तरंगों से पहले प्रासरब ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। भूकंप में मुख्य प्राघाती तरंगों से पहले प्रासरब ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3। मनुष्य में प्रासरबता का परिसर लगभग 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच आवृत्ति वाली तरंगों को श्रव्य तरंगें कहते हैं। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की ध्वनि की तरंगों को प्रासरब तरंगें कहते हैं। भूकंप में मुख्य प्राघाती तरंगों से पहले अश्रव्य ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं जो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 47, संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? ऑप्शन ए है अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति, ऑप्शन बी है ध्वनि का आयाम, ऑप्शन सी है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए सही होगा। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक सितार के तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग आवृत्ति ठीक करने की कोशिश करता है। क्वेश्चन नंबर 48 से ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ऑप्शन ए है ध्वनि का वेग, ऑप्शन बी है ध्वनि का आयाम, ऑप्शन सी है ध्वनि का तरंग दैर्घ्य, ऑप्शन डी है उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। ध्वनि आवृत्ति की तीक्ष्णता या तारतम्य को निर्धारित करती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति अधिक होती है तो ध्वनि तीखी होती है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारतम्य कम होता है। यदि कंपन की आवृत्ति कम होती है तो तारतम्य कम होता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, गर्म भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किरणों तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है? गर्म भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों या किरणों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए एक्स किरणों का, ऑप्शन बी है सूक्ष्म किरण तरंगें, ऑप्शन सी है अल्ट्रासोनिक पराध्वनिक तरंगें, ऑप्शन डी है अल्ट्रावायलेट परावैंगनिक किरणें, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पराध्वनिक तरंगें, अल्ट्रासोनिक वेव्स। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए पराध्वनिक तरंगों का उपयोग किया जाता है। भ्रूण के विकास को जानने की इस प्रक्रिया को अल्ट्रासोनोग्राफी
ग्राफी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में अल्ट्रासोनिक वेव पराध्वनिक तरंगों का इस्तेमाल होता है। ये उच्च आवृत्ति वाले तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती हैं तथा इनके अन्य प्रयोग लीवर, किडनी, पेट, दिल की जांच करने में तथा घड़ी, विमानों एवं कीमती कपड़ों की सफाई में, सुनार में तथा हानिकारक जीवाणु को नष्ट करने आदि में प्रयोग होता है। अध्याय 5 है ऊष्मा और गतिकी। ठीक है, इस पार्ट में हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में आपका सेकंड पार्ट आएगा। सेकंड पार्ट में 50 से फिर 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। फिर ऐसे ऐसे हर एक पार्ट में हम 50-50 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये है आपका लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा कुचालक कहलाते हैं। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देते हैं ऊष्मा कुचालक कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा कथन है, डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका सही आंसर हमें बताना है। कथन 1 सही है, कथन दोनों सही है, या एक सही है एक गलत है, या दोनों गलत है दोनों सही है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? दोनों कथन गलत है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से प्रवाहित होने देता है वह ऊष्मा के सुचालक कहलाते हैं। कुचालक नहीं कहलाते, सुचालक कहलाते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर में तापमान का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, तो इस पार्ट में दोस्तों हम 50 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका हिमाचल पीसीएस 2023 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कोई भी प्रश्न ऐसा है नहीं है जो किसी एग्जाम में ना पूछा गया हो। ठीक है, तो आप सही से इसको पढ़ लीजिए। आपका आरओ का पेपर 27 जुलाई को होना है। बिल्कुल कन्फर्म हो गया, तारीख आ गई है। ठीक है, और पीसीएस भी अक्टूबर में होगा, तो उसके लिए भी आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस क्लास में हम 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम 51 क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।